तो इससे पहले सिराजुद्दौला के कारण समय में जो गतिरोध हुआ था, इसको हम लोग देखा था। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो उसके समय का गतिरोध था, ये केवल उसके समय का गतिरोध नहीं है, यह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का गतिरोध है। ये होना ही है, यह अवश्यंभावी है। प्रायः उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने क्या किया है कि ये जो गतिरोध हुआ है या संकट पैदा हुआ है, इसको उन्होंने उस समय के शासक की नीतियों से संबंध स्थापित कर दिया है। बताया कि ये उसकी मूर्खता से हुआ या ये उसकी जिद से हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ये सिराजुद्दौला की जिद से होता तो फिर मीर जाफर के साथ समस्या नहीं होती, और यदि मीर जाफर के साथ हुआ होता फिर मीर कासिम के साथ नहीं होती। लेकिन ये होता ही रहा है, क्योंकि उपनिवेशवाद के अपने अंतर्विरोध होते हैं, और जब उपनिवेशवाद बनाम राष्ट्रीयता का संघर्ष होता है तो ये संघर्ष तो अवश्यंभावी है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। यहाँ पर सिंपली ये आप समझ लीजिए कि मीर कासिम ने समझौता किया था सिराजुद्दौला के विरुद्ध कि मैं आपको सहयोग दूंगा, और फिर क्या हुआ, सहयोगों का अंतरण हुआ, ट्रांसफर हुआ, एक दूसरे को सहयोग दिया गया, वचन दिया इन्होंने। परंतु यह संबंध लंबे समय तक काम नहीं करता है। यह काम इसलिए नहीं करता है कि अंग्रेजों की मांग निरंतर बढ़ती चली जाती है, और जब शासन से बाहर रहने में और शासन के अंदर रहने में एक अंतर होता है। जैसे आप आधुनिक काल में देखते हैं, विपक्ष शासन से बाहर रहकर जो मांग को मान लेता है, शासन में वही लोग जब आ जाते हैं तो उस मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये इसलिए होता है कि देखने का दृष्टिकोण ही अलग है। बाहर रह के आप चांद तारा आसमान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वही जब आते हैं तो 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं देने में आपको समस्या होने लगती है। या फिर राजकोषीय संकट, एक राजकोषीय समस्या पैदा होती है आधुनिक काल में। यही समस्या होती है मीर जाफर के समय में पैदा। मीर जाफर ने वचन तो दे दिया कि मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा, लेकिन पूरा सहयोग नहीं दे पाता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। और उसके बाद कौन आते हैं, मीर कासिम। अब मीर कासिम आते हैं तो यहाँ पर मीर कासिम से अंग्रेजों की एक संधि होती है। ये 1760 की संधि है। 1760 इलाहाबाद की संधि 1765 की भी है, लेकिन ये एक अलग संधि है, मीर कासिम से जो होती है। अच्छा, इसको कहीं कहीं क्रांति भी कहा गया है। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले क्या किया गया, इसमें कुछ भूभाग दे दिए गए। किसको, अंग्रेजों को, बंगाल से काट के। अच्छा, बंगाल का जो नवाब था उसका सिलहट के चूने के व्यापार पे कंट्रोल था। सिलहट जो वर्तमान में असम में है, उसमें उनके कंट्रोल में था। तो नवाब ने स्वीकार किया कि उसका आधा लाभ मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा मीर कासिम ने एक चीज और स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया, कि जो दक्षिण में अभियान होगा अंग्रेजों का, उसमें भी ये 5 लाख रुपया देंगे, नवाब देंगे अंग्रेजों को। 5 लाख रुपया देने की बात हुई। अब यहां पर इसको क्रांति कहा जाए तो क्या ये क्रांति थी? क्रांति नहीं थी ये, तथापि प्रश्न आया है कि यह तो क्रांति थी। तो आपको वहां पे ये देखना होगा कि जो नवाब और ब्रिटिश सरकार का संबंध है या कंपनी का संबंध है, तो इसके बीच में परिवर्तन हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। नवाब बहुत ही नीचे हो गया है और अंग्रेज उसी अनुपात में ऊपर चले आए हैं, मतलब संबंधों में समानता नहीं है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इसको कुछ हद तक क्रांति कहा जाए तो कहा जा सकता है, अन्यथा यह किसी दृष्टि से क्रांति नहीं थी। मतलब शक्तियों के हस्तांतरण के क्रम में आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। नवाब और भी कमज़ोर हो गया है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और हुआ है। दोनों ने कहा है, अंग्रेजों ने और नवाब ने, दोनों ने एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु और एक दूसरे के मित्र को मित्र मानने का वचन दिया है। अब इससे क्या हो रहा है, जो आपका संप्रभुता है वो सीमित हो रही है, क्योंकि जो विदेश संबंध का समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं आप, मतलब अंग्रेज जिसको भी शत्रु मान ले वो आपका शत्रु हो गया। क्रांति वाली बात नहीं है। हाँ, अंग्रेजों का अधिकार मतलब विस्तृत होता है, उसी अनुपात में नवाबों का अधिकार संकुचित होता चला जाता है। यही परिवर्तन है, आर्थिक दृष्टि से भी हुआ है। हमारे साधन और संकुचित होते हैं, उनके साधन में वृद्धि होती है। तो यदि नवाबों के संबंध या नवाबों की भूमिका इसकी दृष्टि से देखा जाए तो जरूर कम हो जाता है। इस दृष्टि से आप इसको क्रांतिकारी कहना है तो कर लीजिए, अन्यथा यह क्रांतिकारी नहीं है। 1760 की संधि। अब हम फिर आगे चलते हैं एक दूसरे गतिरोध की ओर, जो उपनिवेशवाद का सनातन अंतर्विरोध है, सनातन गतिरोध। इसको बंद नहीं होना है, क्योंकि बंद इसलिए नहीं होना है क्योंकि अंतर्विरोध शासक की नीतियों से नहीं हुआ है। जो दो देशों का संबंध है और उस संबंध का जो स्वरूप है, इसकी अनिवार्य परिणति है ये। इसको हम शासक की नीतियों से संबंध स्थापित नहीं करते। इस प्रकार की जो दृष्टि है इसका हम विरोध करते हैं। आपको भी विरोध करना है, आपके अंकुशिश मिलेंगे। अब है कि मीर कासिम के समय में गतिरोध क्यों हुआ। ठीक है, मीर कासिम के कारण भी के समय में भी इसीलिए गतिरोध हुआ जिसलिए सिराजुद्दौला के कारण हुआ था। शासन की वही वाणिज्यवादी भूमिका, मतलब उनको पैसा कम खर्च करना है, सामान ज्यादा लेना है। सर्वप्रथम ये, मतलब ये जो भूमिका है, अभी भी कंपनी शासक की भूमिका में नहीं है, वह व्यापारी की भूमिका में है। राजनीतिक और सैनिक जितने भी पहलू हैं सबको वह आर्थिक दृष्टि से ही देख रहे हैं, अभी तक की बात है। तो ये जो उनकी वाणिज्यवादी भूमिका है, इसने संकट की पृष्ठभूमि बनाई। ठीक है, इसमें आपको उस समय बंगाल को जैसे वो देखते हैं और 1770 का जो ये है फरमान है, ये सब अनिवार्य रूप से आप विचार कर सकते हैं। यदि प्रश्न ये आता है कि पलासी का अलग से या बक्सर का अलग से आता है, तब तो वही सब आएंगे। विशेष कारक तो अलग अलग हैं सब में। विशेष कारक तात्कालिक कारक है, या फिर इसमें जो पैदा होता है। इसमें क्या हुआ, अब क्या हुआ, कर्नाटक का तृतीय युद्ध खत्म हो जाता है। इससे फ्रांसीसियों की भूमिका और भी संकुचित हो जाती है। अब तो लगता है कि कंपनी को अब लग रहा है कि अब हमारे लिए बहुत ही मौका है, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि जो यूरोपीय चुनौतियां थी वो दक्षिण में खत्म हो जाती है। ये एक नया चीज है। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं, बंगाल पे जो अधिकार होता है, देखिए अधिकार कई दृष्टि होता है, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, प्रभुसत्ता की दृष्टि से, कई दृष्टियों से नवाबों की संरचना, शक्ति संरचना सीमित होती है और कंपनी की विस्तृत होती है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि दोनों के शक्ति और सम्मान में अंतर पैदा होता है। इस अंतर को मीर कासिम समझ नहीं पाता है। उसको लगता है कि वह पुराना नवाब ही है। जो ब्रिटिश चरित्र बदल रहा है उसको समझ नहीं पाता है। फिर क्या होता है, नवाब अपनी अधिकार पे, अपने कर्तव्यों पर पुराने तरीके से बल देता है और अंग्रेज इसको नहीं मानते हैं। इससे गतिरोध पैदा होता है।
अब यहाँ पर एक चीज है, सिराजुद्दौला बहुत ही बुद्धिमान शासक था। वह ब्रिटिश चरित्र को कुछ हद तक समझ रहा था, इसलिए उसने क्या किया, कम से कम सैनिक दृष्टि से विज्ञान प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रयास किया। कैसे? तो मुंगेर में उसने बंदूक कारखाना स्थापित किया, जो उसके सैनिक संसाधन थे उसको गतिशील बनाने का प्रयास किया, उसको आधुनिक बनाने का प्रयास किया। इन बातों को अंग्रेज बुरा मानते थे, उनको लग रहा था कि ये सब मेरे विरुद्ध जा रहा है। स्वाभाविक है, विरुद्ध तो था ही। और सिराजुद्दौला भी समझ रहा था कि आज न कल युद्ध होना ही है। मतलब देखिए, कर्नाटक युद्ध के समाप्त होने के बाद अब है कि अब सबसे बड़ा शक्ति कौन है। अब प्रश्न ये हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। अंग्रेज मानने लगे कि मैं हूं, उनकी मन में महत्वाकांक्षा थी, लेकिन इस चीज को नवाब नहीं समझ रहा था। वो समझ रहा था कि मैं भी शक्ति हूं। तो फिर यहां पे प्रभुसत्ता का संघर्ष होता है और इसने बक्सर की ओर, बक्सर के संकट की ओर पूरे राष्ट्र को धकेल दिया। तात्कालिक कारण के रूप में आप देखते हैं बस एक ही चीज है, एलिस क्या करता है, अंग्रेज अधिकारी है, वह पटना पे आक्रमण कर देता है। कुछ छिटपुट झड़पें होती हैं और उसमें हार जाता है कौन, मीर कासिम। फिर मीर कासिम साहब कहाँ जाते हैं, अवध आते हैं। यहाँ पर अवध के नवाब से और मुगल सम्राट से एक समझौता होता है, एक त्रिपक्षीय संघ बनता है। और हम जानते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में, बक्सर कहाँ है, बिहार। हाँ बक्सर बिहार में ही है, बनारस से सटा हुआ, बस 80 किलोमीटर है बनारस से। वहीं युद्ध होती है और युद्ध का परिणाम हम लोग जानते हैं, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उसका परिणाम। ठीक है, गतिरोध को आप एक साथ ही ले जाइए। पहला गतिरोध पलासी, दूसरा गतिरोध मीर कासिम और तीसरा बक्सर। हमको शासकों की नीतियों के पक्ष में और विपक्ष में नहीं जाना है। उनकी जो भी नीतियां थी वो एक कारक तो है, परंतु मूल कारक नहीं है। मूल कारक क्या है, उपनिवेशवादी नीति। इसको हम राष्ट्रीयता में देखते हैं। जब राष्ट्रीयता का उद्भव और विकास देखेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे दो देशों का संबंध आपस में अंतर्विरोधी होता है। जब दो देश आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो ये संबंध समानता का नहीं होता है, कोई न कोई एक दूसरे में, जैसे कील और हथौड़े का संबंध होता है, दोस्ती का संबंध नहीं है। और प्राय औपनिवेशिक समय में हमको कील ही बनना था और धंसना कहाँ था, अपने ही देश में धंसना था। कील भी हमारा, देह भी हमारा, खून भी हमारा, आह भी हमारा, यही होना। उपनिवेशवाद को आप ऐसे ही देखिए, यह अनिवार्य है। अब यहां पर एक चीज आता है, परीक्षा की दृष्टि से भी और समझ की दृष्टि से भी, कि पलासी का क्या परिणाम हुआ, पलासी युद्ध का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे हम। कारक तो वही है, यदि उनको आप कारक वही है। सैनिक दृष्टि से क्या परिणाम हुआ इसका, पलासी का, जो सिराजुद्दौला था वो तो हार गया था और फिर उसकी सेना भी मतलब उनके पक्ष में नहीं थी, राजा के पक्ष में थी। अब यह परिणाम, युद्ध का परिणाम तो हम जानते ही हैं। उसके बाद का प्रभाव ये हुआ कि जो भारतीय तत्व थे उनकी दुर्बलता स्पष्ट हुई, भारतीय पक्षों की दुर्बलता स्पष्ट हुई। उसी अनुपात में
जो अंग्रेजी सैनिक थे, उनके संसाधन थी, उनकी रणनीति थी, इन सब की सबलता स्पष्ट हुई, साबित हुई उसी अनुपात में। आपको लिखना भी ऐसे है, जब भी तुलनात्मक प्रश्न आएगा तो आप दोनों को साथ साथ लेके चलिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक बार मतलब एक साथ पूरा नवाब का लिख दिए, फिर दूसरे पैराग्राफ में एक साथ अंग्रेज का लिख दिए, ये नहीं। पहले हमको सैनिक कुशलता, सैनिक संसाधन को अलग से लिखना है एक पैराग्राफ में, दोनों का तुलना आपने कर दिया, फिर आप राजनीति पे आइए। राजनीति में क्या होता है, भारतीय अधीनस्थता की नींव पड़ती है यहाँ पे, नींव, अधीनस्थता, सबऑर्डिनेशन, भारतीय अधीनस्थता की नींव। ठीक है, तो पलासी का सैनिक प्रभाव हमने देख लिया। जो कंपनी की सैनिक सत्ता है, इसका महत्व कम हुआ है, उसी तुलना में, उसी अनुपात में ब्रिटिश सैनिक संसाधन की सबलता स्पष्ट हुई है। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो भारतीय अधीनस्थता की नींव पड़ती है, और इसके अलावा क्या होता है, नींव कैसे पड़ती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कंपनी अधीनस्थ शक्ति के रूप में काम करना शुरू करती है, जिसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, कंपनी। कंपनी के डिसीजन को मानना पड़ता है इसको। यहां पर एक चीज और होता है, कंपनी ने एक काम किया, किंग मेकर की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। किंग मेकर, राज्य निर्माता, एक नया रोल है जो कंपनी ने निभाना शुरू किया है। यह नया राजनीतिक घटनाक्रम है। अब आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव हुआ पलासी का। कंपनी को एवं कंपनी के अधिकारियों को बहुत सारा रिश्वत मिला, भेंट दिया गया इन लोगों के द्वारा, नवाब के द्वारा। उसके अलावा जो मिर्जाफर ने जो वादा किया, इस तरह से धन का निकास शुरू होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। धन के निकास की पृष्ठभूमि यहीं से बनती है। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में जो आर्थिक इतिहास है, उस आर्थिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। यह थ्योरी किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये यहीं शुरू होता है 1757 से ही। आर्थिक दृष्टि से पलासी का ये प्रभाव है, और बहुत ही खतरनाक प्रभाव है। तो यहाँ प्रारंभ होता है, उसकी नींव पड़ती है। जितने प्रभाव है, सभी प्रभावों की नींव ही रखी गई है। पुष्ट कहाँ से होता है ये प्रभाव, ये प्रभाव पुष्ट होते हैं कहाँ से, बक्सर में पुष्ट होते हैं। ये अलग से प्रश्न है, ये प्रश्न आता है कि पलासी के निर्णय की बक्सर ने पुष्टि की। ठीक है, ये चीज है, ये प्रश्न है, इसको आपको यही दिखाना होगा। पलासी में ये हुआ, बक्सर में ये और ज्यादा हो गया, यही है। इस हिसाब से ही आपको लिखना है, सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय दृष्टि क्या हुआ। ब्रिटेन, इस युद्ध के विजय के बाद ब्रिटेन का ध्यान एशिया पर नए सिरे से गया। अब वह नई भूमिका निभाने को आतुर हुआ, नई भूमिका उसने ली। इसको हम बक्सर के बाद देखेंगे कि और क्या क्या किया उसने।
यहाँ पर आप एक पॉइंट आपका हो गया कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाना शुरू करता है। कौन? ब्रिटेन। और क्या है पलासी का प्रभाव? सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और बताइए सामाजिक क्या था? सामाजिक क्या था? सामाजिक प्रभाव था क्या? ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा है ना, अभी हम पलासी में इतना देखते हैं, बक्सर में देखते हैं ये कैसे बढ़ जाता है। और यदि बक्सर आता है तब तो दोनों को मिला के लिखना है आपको, पलासी में आता है तब भी कुछ प्रभाव और बढ़ जाएंगे। इसको हम देखते हैं कैसे होता है ये।